काली बहू की सौतन दहेज में लाई एसी। राधा रसोई में खाना बना रही होती है। रसोई में हो रही गर्मी से बेचारी बहू पूरी तरह पसीने से भीगी हुई हालत में बाहर आती है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आपका खाना लगा दूं? सास बेचारी बहू को गुस्से से घूरकर टेढ़ा सा जवाब देती है। बिल्कुल भी नहीं, तेरे काले कलूटे हाथों का बना खाना नहीं खाना मुझे। अब अपना ये कोयले जैसा चेहरा लेकर चली जा मेरे सामने से। ऐसा कहकर कादम्बरी दरवाजे की ओर देखने लगती है। तभी उसका बेटा राज एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न लड़की के साथ अंदर आता है। दोनों को शादी के जोड़े में देखकर राधा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए अपने पति के पास आकर कहती है, राजवीर जी, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? हाउ कुड यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को छूने की? दूर हटो। अरे कैसा पति? किसका पति? मैं राजवीर जी की पहली पत्नी हूँ, समझी तुम? मेरी पत्नी मलाइका है, तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि पनौती हो। मुझे हमेशा से एक सुंदर स्मार्ट बीवी चाहिए थी। कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसी काली कलूटी लड़की से मेरा सरप्राइज वाली शादी हो जाएगी। घिन आती है मुझे तुमसे, समझी? काम डाउन डार्लिंग, तुम इस काली कलूटी की बातों पर पैनिक होकर अपना खून क्यों जला रहे हो? घर आई सौतन को देखकर राधा अपनी सास के पैरों में गिरकर रोते हुए कहती है, माँ जी, आप राजवीर जी को कुछ समझाइए ना। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरी सौतन कैसे ला सकते हैं? कादम्बरी बेचारी बहू की तकलीफ पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और बड़ी ही बेरहमी से उसके बाल खींचकर कहती है, काली कलूटी करमजली, खुद तो दहेज में एक खोटा सिक्का नहीं लेकर आई। आंखें फाड़ फाड़ कर देख, तेरी सौतन दहेज में कितना कुछ लाई है। गोदरेज की अलमारी, बेड, सोफा और इतनी महंगी इम्पोर्टेड एसी भी। अब मुझे तुझ जैसी काली कलूटी बहू को इस घर में और झेलने की जरूरत नहीं। काली बहू को घर से निकालने की बात सुनकर मलाइका मन ही मन कहती है, ओह गॉड, अगर ये कैपुचिनो इस घर से चली गई तो ये बॉडम बुढ़िया मुझसे काम कराएगी। नो नेवर। सासू मॉम, मेरी काली सौतन को यहीं रहने दीजिए। आखिर घर की देखभाल के लिए एक पालतू कुत्ता तो चाहिए होता है। सासू माँ, कल सुबह ये एसी मेरे कमरे में सेट करा देना। लेट्स गो राज। ये कहकर मलाइका मुस्कुराते हुए राज के साथ कमरे में चली जाती है। वहीं कादम्बरी भी अपने कमरे में चली जाती है और राधा फर्श पर बैठी फूट फूट कर रोती है। तभी बेचारी काली बहू की आंखों के सामने बीते कल की यादें झांकने लगती हैं। ये कहानी है कादम्बरी और सरिता की, जो अच्छी सहेली हैं। सरिता अपनी बेटी राधा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजर बसर कर रही थी। जो भी रिश्ते वाला राधा को देखने आते, उसके काले रंग के कारण ठुकरा कर चले जाते। मगर इस बार सरिता ये सह नहीं पाती और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। माँ, आपको क्या हो गया? आंखें खोलो माँ, मुझे माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। राधा अपनी माँ को अस्पताल लेकर पहुंचती है। तभी कादम्बरी भी वहां आ जाती है। देखिए, इनके पास वक्त बहुत कम है। अब ये कुछ पलों की ही मेहमान है। सरिता, तू चिंता ना कर, ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, तू ठीक हो जाएगी। कादम्बरी, मेरे मन में हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी तेरे घर की बहू बने। मरने से पहले मैं अपनी बेटी का घर बसते देखना चाहती हूँ। तू मेरी ख्वाहिश पूरी करेगी ना? हाँ, मैं करूंगी। इसलिए कि सरिता कादम्बरी की सहेली थी, ना चाहते हुए भी वो काली शक्ल की राधा की शादी अपने सुंदर बेटे राजवीर से कर देती है और सरिता हमेशा के लिए दुखदाई दुनिया को छोड़ जाती है। शादी की रात राधा दुल्हन के जोड़े में कमरे में बैठी होती है। तभी राजवीर बड़ी ही बेरहमी से बेचारी राधा की बाह मरोड़ कर उसे बिस्तर से धक्का देता है। खबरदार, जो मेरे बेड पर फिर बैठी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। राजवीर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ और इस नाते ये कमरा मेरा भी है। ये कमरा सिर्फ मेरा है। मैं अपने कमरे में तुझ जैसी काली कलूटी को नहीं झेल सकता। निकल जाए यहाँ से। ये कहकर राजवीर राधा को कमरे से निकाल देता है। वहीं अगली सुबह कमला मिठाई लेकर कादम्बरी के घर आती है। ये ले कादम्बरी, मिठाई खा। क्या बात है कम्मो, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है? अरे बड़े ही अच्छे घर में शादी हुई है मेरे बेटे की। बहू के घर से भर भर कर दहेज मिला है और बहू भी चांद का टुकड़ा है। पता है, इम्पोर्टेड एसी भी मिला है। अब मुझे गर्मी में उबलना नहीं पड़ेगा। मजे से कटेगी मेरी जिंदगी। और सभी की किस्मत कम्मो की जैसी कहाँ। अब तो जो देख ले, बहू भी काली पीली है और दहेज तो दिया नहीं। सड़ती रहेगी सारी जिंदगी गर्मी में। कमला की तानों भरी बातों से कादम्बरी का मन अपनी काली बहू के लिए खटास से भर जाता है। अब कादम्बरी अपने बेटे की दूसरी शादी खूबसूरत लड़की से करेगी, जो भर भर कर दहेज लाए और महंगा एसी भी, और साथ ही मुझे इस कोयला खदान से छुटकारा भी मिल जाएगा।
इसके बाद कादम्बरी राजवीर के लिए अमीर लड़की की तलाश करने लगती है। इसी बीच राजवीर कादम्बरी को अपनी गोरी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और लालची सास अपने बेटे की दूसरी शादी करके अपने ही बहू की सौतन घर ले आती है। शायद मेरी किस्मत में ही पति का प्यार नहीं लिखा। आज राजवीर जी मेरी सौतन के साथ खुश है तो मुझे सौतन की सोहबत भी मंजूर है। इस तरह राधा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ सहती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और काली बहू सूरज उगने से पहले उठती और रात ढलने तक काम करती, तो वहीं अमीर सौतन सारा दिन अपने कमरे में एसी के आगे बैठे बैठे फरमाइश करती। एक संडे की शाम की बात है। राधा, अरे ओ राधा, शाम हो गई है, मेरे और राज के लिए चाय और गर्मा गर्म समोसे लेकर आओ। जी अच्छा, लाती हूँ। सारा दिन काम करके थकी हारी बहू भरी गर्मी में चाय समोसे बनाकर जल्दी से चाय बनाकर अपनी सौतन के कमरे में लाती है, जहां मलाइका राजवीर के गले से लगी होती है। यह देखकर राधा रोते हुए वहां से जाने लगती है। चेहरे के साथ तुम्हारे दिमाग पर भी काली मैल जमी हुई है क्या? तुम्हारे अंदर इतना भी सेंस नहीं है कि एक न्यूली वेड कपल का कमरा नॉक करके आना चाहिए? माफ कर दो मलाइका, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहते हुए बेचारी काली बहू के दिल का दर्द आंखों से छलक पड़ता है और वो आंसू भरी आंखों के साथ रोते हुए भागकर रसोई में आकर दूध उबालने लगती है। तभी दूध उबलकर गिर जाता है। तभी किचन के पास से गुजर रही कादम्बरी यह देखकर काली बहू को काले रंग का ताना कसते हुए खूब खरी खोटी सुनाती है। क्यों री काली कलूटी, करम जली अंधी हो गई है क्या? इतना दूध गिरा दिया, अब इसकी भरपाई क्या तेरी मरी हुई माँ कर करेगी? आज तेरा खाना बंद रहेगा, अब तेरी अकड़ ठिकाने आएगी। इस तरह एक छोटी सी भूल की सजा में बेचारी बहू को पूरा दिन पूरी रात भूखा रहना पड़ता है। वहीं सौतन अपने लिए स्विगी से खाना ऑर्डर करके मजे से एसी की ठंडी हवा में खाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कभी सास तो कभी पति उस पर जुल्म ढाते, और ये सब देखकर मलाइका मन ही मन खूब खुश होती। ऐसे ही गुजरते दिन के साथ बेहिसाब गर्मियां होने लगती हैं, जिस कारण कादम्बरी की तबीयत बिगड़ने लगती है और एक दिन वो बेहोश हो जाती है। तभी काली बहू भागती हुई वहां आती है। माँ जी आंखें खोलिए, आपको क्या हो गया? माँ जी, राजवीर जी जल्दी आइए। क्या हुआ माँ, बेहोश कैसे हुई? मलाइका जल्दी आओ। रिलैक्स राजवीर, सासू माँ सिर्फ बेहोश हुई है, मरी थोड़ी है जो तुम मोटे मोटे आंसू बहा रहे हो। ये कहकर मलाइका सोफे पर बैठकर नेल पॉलिश लगाने लगती है। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर कादम्बरी की जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए इनके कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म और भभके से भरा है, इन्हें एसी की हवा में रखिए। इस पर राजवीर मलाइका से कहता है, मलाइका क्यों ना हम अपना एसी वाला कमरा माँ को दे दें? माँ को एसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आर यू क्रेजी राज? सीरियसली तुम चाहते हो मैं अपना कमरा सासू माँ को दे दूं और खुद गर्मी में सड़ूं? आई एम सॉरी, मैं इतनी भी महान नहीं और तुम्हारी काली बीवी की तरफ बेवकूफ भी नहीं, समझे? वैसे भी वो एसी मेरे पैसे के हैं और तुम्हारी माँ की औकात नहीं है एसी में सोने की। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी माँ मर ही तो जाएगी, वैसे भी उम्र तो हो ही चली है। यह सुनकर राजवीर मलाइका को थप्पड़ मारकर कहता है, शर्म नहीं आती? अपने ऐश के लिए तुम मेरी माँ के मरने की बात कर रही हो? आज से मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया, चली जाओ यहाँ से। रुकना भी कौन चाहता है तुम्हारे साथ? जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। तुम जैसे 36 मलाइका के आगे पीछे घूमते हैं। इसी के साथ मलाइका हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और वहीं बेचारी काली बहू सारी रात अपनी नींद न्योछावर करके अपनी सास की सेवा बारी करती है, जिससे राजवीर और कादम्बरी दोनों की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी गलती पर पछतावा करते हैं। राधा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका और तुम्हें शादी के दिन ही ठुकरा दिया। सुंदर बीवी पाने की चाहत में गलत रास्ते पर पैर रख दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे एक मौका दे दो। बहू मुझे भी माफ कर दे। सच तो ये है कि तेरा घर तोड़ने वाली मैं हूँ। अगर मैं राजवीर को ना भड़काती तो वो तेरी सौतन ना लाता। माँ जी, राजवीर जी, जो हो गया सो हो गया। बीती बातों को ढूंढने से दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे, फिर हालात चाहे जो भी हों। आखिरकार राधा की जिंदगी में सौतन बनकर आई मलाइका हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद राजवीर राधा को पत्नी का दर्जा देता है और कादम्बरी भी अपनी बहू के साथ खुशियों भरी शुरुआत करती है। इस तरह काली बहू को उसके हक की खुशियां मिल ही जाती हैं।
आज अंजलि और प्रदीप की शादी थी। दोनों के परिवार बेहद ही खुश थे। इन दोनों की शादी बड़े ही सिंपल तरीके से हुई थी क्योंकि दोनों का ही परिवार गरीब था। खाने को ढंग से रोटी नहीं थी तो धूमधाम से शादी करना दोनों के लिए ही नामुमकिन था। बहू, तुम भी सोच रही होगी ना कि कितना छोटा घर है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मेरा घर भी तो ऐसा ही है। अब घर छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है ना। और वैसे भी घर प्यार से बनता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि बड़े अच्छे से अपने ससुराल वालों का ख्याल रखती है और एक दिन माँ, बाबूजी, अंजलि, रीना, कहाँ हैं आप सब? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? बाबूजी, खबर ही ऐसी है। अरे बता तो क्या हुआ, क्यों इतना बावला हुआ जा रहा है? माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है, वो भी बहुत अच्छी तनख्वाह के साथ। अब हमारे घर की सारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। क्या सच बेटा? हाँ। शहर में नौकरी लगने की बात को सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। प्रदीप अगले दिन ही शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन किसे पता था कि ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है। रोड क्रॉस करते हुए प्रदीप का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने दोनों पैरों को हमेशा के लिए खो देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। ये क्या हो गया आपको? आप सब रोइए मत। अगर आप सब रोएंगे तो मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैंने अपने दोनों पैर खो दिए, बल्कि दुख इस बात का है कि ना ही मैं आपको इस छोटे से घर से निकाल पाया और ना ही अपनी एक इकलौती बहन की शादी कर पाया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। प्रदीप के माता पिता बूढ़े होने की वजह से कुछ काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से घर का किराया समय पर ना देने से मकान मालिक उन्हें घर से निकाल देता है। हे भगवान, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? पहले मेरे बेटे के दोनों पैर छीन दिए और हमारा घर। माँ जी, बाबूजी, आप परेशान ना हो। आप अब मेरे घर चलिए। लेकिन ऐसे बहू के मायके में रहना अच्छी बात नहीं है। हाँ बहू, हम यहीं कहीं किसी झोपड़ी में रह लेंगे। ये आप दोनों कैसी बात कर रही हैं? मैंने हमेशा आप दोनों को अपनी माँ और बाबूजी माना है और खुद को आपकी बेटी, और बेटी के होते हुए आप दोनों झोपड़े में रहेंगे, ये मैं नहीं होने दूंगी। आप दोनों मेरे साथ चलेंगे। बहू के इतना कहने पर शांति मोहन और सारा परिवार अंजलि के मायके जाने के लिए तैयार हो जाता है और सारा परिवार अंजलि के घर पहुंच जाता है। अरे अंजलि, और आप सब यहाँ, वो भी बिना कुछ बताए? सब ठीक तो है ना? अंजलि अपने घर वालों को अपनी सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, शांति बहन, ये घर भी तो आपका ही है ना? अनीता ने बिल्कुल ठीक कहा। आप सब जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। अरे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो न जाने मैं अपने परिवार को लेकर कहां कहां भटकता। अब अंजलि का मायका और ससुराल वाले एक ही कमरे के घर में रहते हैं। अंजलि के परिवार की हालत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों ही परिवार वालों को रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करना पड़ता था। माँ, हम कब तक भाभी के घर में ऐसे ही रहेंगे? उनके परिवार वालों की हालत पहले से ही ठीक नहीं है, ऊपर से हम सब यहाँ आ गए हैं, जिससे उनको और परेशानी हो रही है। बेटा, तू ठीक कह रही है, लेकिन तू जानती है ना, हमारे परिवार के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरे बाबूजी बहुत बूढ़े हो चुके हैं और तेरा भाई भी अब अपाहिज बन चुका है, तो घर का गुजारा कैसे चलेगा अब? दूर खड़ी अंजलि ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसको बहुत दुख होता है। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा। मेरा भाई भी अभी छोटा है, वो भी कुछ काम नहीं कर सकता। मेरा मायका और ससुराल दोनों ही बड़ी मुश्किल हालात में हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना कभी भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। अंजलि अब जॉब करने की सोचती है, जिसके बारे में वो अपने घर वालों से बात करती है। बाबूजी, घर में कुछ ज्यादा काम नहीं होता है, पूरा दिन घर पर खाली बैठकर थक जाती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर कुछ काम कर लेती हूँ, जिससे घर में भी कुछ पैसे आ जाएंगे। बहू, ये तू क्या कह रही है? हमारे घर की बहू बेटियां बाहर जाकर काम नहीं करती। हाँ बहू, तेरे ससुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर काम करने में बुराई ही क्या है? अरे बुराई कुछ नहीं है बेटा, आजकल का माहौल ठीक नहीं है, तू तो जानती है ना। सब ठीक कह रहे हैं अंजलि, लेकिन आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर मैंने जॉब नहीं की तो घर के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, और अजय की पढ़ाई भी है और रानी की शादी भी तो करनी है। अगर मैंने बाहर जाकर काम नहीं किया तो हमारे घर के हालात कभी ठीक नहीं हो पाएंगे।
अंजलि के समझाने पर सारा परिवार समझ जाता है और अंजलि को बाहर काम करने की परमिशन दे देता है। अंजलि ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन उसे मेकअप करना बहुत अच्छे से आता था, जिसकी वजह से अंजलि को एक पार्लर में जॉब मिल जाती है और धीरे धीरे अंजलि के घर वालों की हालत में सुधार आने लगता है। अंजलि, आज हमारे पार्लर में मिसेस कपूर आने वाली है। आज तुम उनका मेकअप करोगी और हाँ, याद रखना उनके मेकअप में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हर चीज अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि आज कोई आया नहीं है और मैं दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी हूँ, इसलिए। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। थोड़ी ही देर में मिसेस कपूर आ जाती है और अंजलि उनका मेकअप करना शुरू कर देती है। वाह, तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है। कहाँ से सीखा तुमने इतना अच्छा मेकअप करना? कहीं से ही नहीं मैम, खुद से ही धीरे धीरे करना सीखा है। तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। मैंने आज से पहले इससे अच्छा मेकअप नहीं देखा। थैंक यू मैम। क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी? मैं फैशन शो करवाती हूँ, तुम मेरे मॉडल्स का मेकअप कर सकती हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छा अमाउंट पे करूंगी, जिसमें तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का ही फायदा होगा। तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और मुझे एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट। तो बताओ, करोगी? अब भला ही अंजलि इतने अच्छे ऑफर को कैसे मना करती। वो फौरन ही इस काम के लिए हाँ कर देती है और मॉडल्स का मेकअप करना शुरू कर देती है। अंजलि का मेकअप सबको ही बहुत पसंद आता है, जिससे अंजलि को काफी पैसे मिलते हैं और अब वो अपने मायके और ससुराल वालों के लिए घर बना देती है। माँ जी, बाऊ जी, अब तो आप सब खुश हैं? अंजलि बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बाहर काम करने से मना किया। हाँ बेटा, अगर तुम ना होती तो हम अभी भी उसी गरीबी में जी रहे होते। हाँ बहू, हमें भी माफ कर दो, तुमने सच में बेटी का ही फर्ज निभाया है। आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अंजलि अपने भाई अजय को अच्छे स्कूल में भेजती है और अपनी नंद रीना की शादी भी करवाती है। अब दोनों ही परिवार खुशी से अपनी जिंदगी को जीते हैं।